सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण दास का सत साहेब। भगत समाज को गलत दिशा देने वालों में संजय, पवन, मैनेजमेंट के साथ साथ अब एक और नाम जुड़ गया है, वह है कागभूषुंड। निगूरा फर्जी कागभूषुंड का ज्ञान ज्ञानहीन कुत्ते के समान है। यहाँ निगूरा शब्द का अर्थ होता है जिसने किसी को गुरु नहीं बनाया हो। अतः ऐसे निगूरा का ज्ञान ज्ञानहीन कुत्ते के समान ही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान रूपी हाथी हम सभी को अपने गुरु जी से प्राप्त है। हम सभी को अपने गुरु जी के वचनों पर विश्वास करके अपने कर्म धर्म पर अडिग रहना चाहिए। ज्ञानहीन उछल कूद मचाते हैं, उनका अपना कोई ठौर ठिकाना है नहीं, बस बंदर की तरह इस डाल से उस डाल पर चहलकदमी लगाते रहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव ही है। ऐसे स्वभाव वाले दूसरों पर केवल अपनी बत्तीसी अर्थात दांत चिहारते दिखते मिलेंगे। ज्ञानहीनता स्वस्थ समाज का अभिशाप है। इसलिए गुरु जी ने शिक्षा दिया है कि ज्ञानहीन जनता तो कुत्ते के समान है। यदि हम सभी अपने गुरु द्वारा दिए ज्ञान रूपी हाथी पर बैठे हैं और हाथी से नीचे नहीं उतरे तो कुत्ते आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आप उसी तरह सुरक्षित हैं जैसे हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति कुत्तों की पहुंच से दूर होता है। इसी प्रकार वह जीव सुरक्षित है जो गुरु जी के ज्ञान पर दृढ़ रहते अपना कर्म करता है। मगर आज बहुत से भक्त आत्माओं में देखने को मिल रहा है कि अपने गुरु के दिए ज्ञान रूपी डाल से उछल कूद कर रहे, गुरु से आस्था हटाकर जीव में बनावटी ज्ञान में आस्था बना लेते हैं। परिणाम होता है कि ब्रह्म के इस मृत्युलोक में ज्ञानहीन कुत्ते का शिकार बन कर रह जाते हैं एवं त्रिकुटी पर काल का निवाला बन जाते हैं। गुरु जी ने अपने अनेकों सत्संगों के माध्यम से हम सभी को हिदायत दिया है कि आप यहाँ यारी नहीं जोड़ने लग जाओ, क्योंकि आपके मित्र के रूप में काल ब्रह्म भी आ सकता है और आपका संचित किया हुआ सारा कमाई झटक सकता है। फिर आपको त्रिकुटी पर जीवन का हिसाब चुकाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता और बस आप केवल काल का निवाला बनकर रह जाएंगे। अतः परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, अपनी विवेक का उपयोग करो और उत्पन्न समस्याओं, दुविधाओं एवं शंकाओं को अपने गुरुवाणियों से मेल करके निर्णय लो। उन समस्याओं, दुविधाओं या शंकाओं के संबंध में गुरु जी द्वारा क्या कही गई है, गुरु जी के वाणियों से जो मेल खाती हो उसे हम स्वीकार करेंगे और जो मेल नहीं खाती है उसे हम तिरस्कार करेंगे। गुरु जी के ज्ञानों को छोड़कर जीव के ज्ञानों पर हम क्यों आश्रित हो जाते हैं? जब जीव के ज्ञान पर आश्रित हो जाते हैं तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि आपके द्वारा गुरु जी के ज्ञान को तिरस्कृत किया गया। आप जरा सोचो, विचार करो कि वहीं गुरु का ज्ञान पढ़कर या सुनकर बिना गुरु बनाए निगूरा भगत का आत्म सत्कार हो जाता है कि वह कागभूषुंड वाली आत्मा है, और एक आप हैं कि गुरुमुखी होकर भी आपका आत्म सत्कार क्यों नहीं हुआ? आपको भी आत्म सत्कार हो जानी चाहिए कि आपके अंदर वाली कौन सी आत्मा है, नल नील वाली आत्मा है कि कुत्ते बिलार सियार वाली आत्मा है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु विसार जीव से प्यार, और फिर कैसे हो आत्म सत्कार। एक भगत आत्मा है, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे समझाने के लिए व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि आध्यात्मिक सिलेबस तो कागभूषुंड वाली आत्मा के पास है। मैं तो चंद समय के लिए अवाक सा रह गया, मगर फिर हमने उसका रिप्लाई भेजा कि क्या गुरु जी के पास जो आध्यात्मिक सिलेबस है वह अधूरा है?
जो गुरु विहीन जीव से आध्यात्मिक सिलेबस पूरा कराऊं। भगत आत्माओं जो जीवों के आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे भागते हैं, उनके पास कभी भी परमात्मा नहीं होते। वे तो केवल अपनी महिमा मंडन करवाना जानते हैं। इस काघुसुंड वाली आत्मा जीव के पास इतना ही आत्म सत्कार हुआ होता तो वह कतई एक छोटे से सरोवर अर्थात शशि के पास जल भरने हेतु आने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि सोजत, धनाना, सतलोक आश्रम जैसे बड़े बड़े सरोवरों में से अनेकों बाल्टी भर भर कर जल लाने की इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया होता। मगर भला ऐसा क्यों करता? उसे तो काल ब्रह्म का निर्देशन में कार्य करना था, जिसका निर्देशन है कि काल ब्रह्म का विरोध करने वाले को ही तोड़ो। कुछ हद तक टूटे भी हैं। काल ब्रह्म का स्वभाव ही है तोड़ना, और टूटते वही हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, सदा दूसरों के पांव से चलते हैं। खैर, आप टूटो या दूसरों के पांव से चलो, हमें आपत्ति नहीं है। हमारी संस्था या हम सबकी संस्था अपने मिशन पर लगातार अग्रसर है और इसके लिए कार्य कर रहे हैं। आज का मेरा मूल मैटर है मलोट कोट पंजाब में रामचंद्र कानपुर वाले के विरुद्ध चल रहे नाम दीक्षा केंद्र संचालक सुभाष चंद्र की पत्नी एवं बेटी का कपड़ा फाड़कर उसकी लज्जा भंग करने के आरोप वाले मुकदमे में दिनांक 1/8/2024 को क्या फैसला आया। मैं इस मामले को रखूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM-सतलोक- को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर बजा लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि क्या आप जानते हैं कि गुरुजी को किसने मुकदमा में फंसाया, किसने सज़ा कराई, कौन दोषी बनाया? क्या आपके गुरुजी दोषी हैं? अगर दोषी नहीं हैं तो फिर जेल में क्यों हैं? जो दोषी हैं जेल से बाहर खुले हवा में घूम रहे हैं, और जो निर्दोष है वे जेल के अंदर अपनों को बेगाना देखकर खून की आंसू रो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इन सभी प्रश्नों का जवाब या जानकारी चाहते हैं तो अवश्य पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पढ़ें। इस पुस्तक ने भक्तों के बीच जैसे सात्विक क्रांति ला दिया है, गुरु को निर्दोष साबित कर दिया है। डंके की चोट से गुरु जी को बता दिया है कि हमारे गुरु निर्दोष थे, हैं और सदा रहेंगे। इस किताब को प्राप्त करने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपने विषय वस्तु पर आता हूँ। मेरा विषय था रामचंद्र यादव कानपुर से संबंधित मामला, जो मलोट में 7 वर्षों तक विचारण चलने के बाद दिनांक 1/8/2024 को आए फैसले में क्या हुआ। यह केस पंजाब के एकता नगर मलोट फर्जी नाम दीक्षा केंद्र संचालक सुभाष चंद्र द्वारा सन 2017 ईस्वी में रामचंद्र यादव कानपुर एवं अन्य के खिलाफ दायर कराया। केस था कि रामचंद्र यादव एवं अन्य ने नाम दीक्षा केंद्र में घुसकर गाली गलौज एवं मारपीट तथा बदतमीजी करने लगे। आगे सुभाष चंद्र ने बयान दिया कि उसकी पत्नी एवं बेटी का कपड़ा रामचंद्र यादव वगैरह ने फाड़कर उसकी लज्जा को भंग किया है। सुभाष चंद्र के बयान पर थाना मलोट सिटी पंजाब में FIR नंबर 153 सन 2017 दर्ज हुआ। न्यायालय ने इसे RMP केस नंबर 61 सन 2018 के रूप में दर्ज कर चार्जशीट आने का इंतजार करने लगा। कोई पुलिस द्वारा चार्जशीट लॉन्ग टर्म तक नहीं आने से न्यायालय ने दिनांक 19/11/2018 को केस अनकंटेस्टेड डिस्पोजल कर दिया। केस डिस्पोजल होने के बाद भी रामचंद्र यादव को गलफलत में डालकर वहां का वकील 1 साल तक झूठ की तिथि बताकर दौड़ाया
और बेमतलब काफ़ी राशि का लूट किया। बहुतों महीनों बीतने के बाद जब रामचंद्र को जानकारी हुई कि इनका केस 19/11/2018 को ही डिस्पोजल होने के बाद भी वकील झूठ मूठ का 1 साल तक 750 किलोमीटर दूर से दौड़ाया जा रहा है और आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है, तो रामचंद्र यादव ने खीन होकर वकील से फ़ोन पर संपर्क किया। झूठा वकील की बखिया उड़ेल दी। गर्मा गर्मी दोनों तरफ से चली। वह वकील रामचंद्र के साथ एक आरोपी का रिश्तेदार था। अपनी फर्जी शान शौकत मान मर्यादा बचाए रखने के लिए एवं रामचंद्र को किसी तरह से जेल में डालने को अपनी प्रतिष्ठा बना ली। रामचंद्र अकेला पड़ गया, मगर दुष्ट आत्मा के समक्ष घुटने नहीं टेके। सभी ने एक साथ हो लिए और रामचंद्र को जेल की सलाखों में भेजने के लिए कमर कस लिए। डिस्पोजल केस को थानेदार आदि से मिलकर पुनः केस को दिनांक 10/7/2020 को ओपन करा दिए, जिसका नंबर CHI 132/2020 है। इतना ही नहीं, रामचंद्र यादव को जेल भेजने के लिए जिस महिला ने इनकी जमानतदार बनी थी, उससे जमानतदारी वापस लिवाई गई, किंतु जिस पर संत रामपाल जी महाराज की पूर्ण आशीर्वाद हो, उसे भला कौन कुछ क्या बिगाड़ सकता है। न्यायालय ने उन्हें जेल न भेजकर स्वयं पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ देने को कहा। रामचंद्र ने पर्सनल बॉन्ड दिया और जमानत पर रहा। यही नहीं, कोर्ट ने रामचंद्र यादव के लिए एक नए वकील भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर मुहैया करवाया। इनके विरोधियों ने बहुत बार और बहुतों तरकीब के माध्यम से इन्हें जेल भिजवाने का प्रयास किया, किंतु सब निरर्थक चले गए। रामचंद्र यादव जी को न्यायालय से फ्री ऑफ कॉस्ट का वकील मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी बातें न्यायालय में समय समय पर रखते गए। न्यायालय इनके बातों को काफ़ी प्रभावी रूप से सुना करता था। अंत में सारी प्रक्रिया एडप्ट करने के 7 वर्षों के बाद न्यायालय ने दिनांक 1/8/2024 को रामचंद्र यादव को निर्दोष मानते हुए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। सुभाष चंद्र नामदान संचालक ने अपनी पत्नी एवं बेटी का कपड़े फाड़कर उनकी लज्जा भंग करने के अपराध को रामचंद्र यादव के विरुद्ध साबित नहीं कर सका और रामचंद्र यादव बाइज्जत बरी हो गए। इस तरह सुभाष चंद्र ने अपनी बेटी एवं पत्नी को फर्जी कपड़े फाड़वाकर पूरी दुनिया में अपने ही बेटे एवं पत्नी को सरेआम नंगा कर दिया है। आज इतना ही तक, फिर विस्तृत रूप से आगे बताई जाएगी। सत साहेब, जय बंदी छोड़।